हेलो दोस्तों, स्टडी पार्शल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्टोरिकल एनालिसिस में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ कोरिया। वो देश जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है अपनी आइसोलेशन के लिए, अपनी बहुत ही डिफरेंट पॉलिसीज़ के लिए, जो कि दुनिया से बड़ी परे है, बहुत ही डिफरेंट होने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि नौबत कैसे आई कि कोरिया को फाइनली डिवाइड होना पड़ा। हम 1950s तक की हिस्ट्री को देखेंगे, सिर्फ नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर फोकस में रख के, साउथ को फोकस में नहीं रखेंगे। तो नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री फ्रॉम 1910 टू 1950s के ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया जैसे, जिसको काफ़ी जो देश है ख़तरनाक भी मानते हैं, हालांकि उन्होंने किसी पर अटैक नहीं किया है, इसका जन्म हुआ है। तो कैसे जन्म हुआ है इनका, कैसे हालात बने, कैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि इज़राइल, ईरान और बाकी कंट्रीज़ में जिस तरीके से क्राइसिस अनफोल्ड होते हैं, कैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल हैं क्राइसिस के लिए, किस तरीके से कोल्ड वॉर ने बुरे तरीके से इफेक्ट किया कोरिया को, किस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू के जो तार हैं वो जुड़ते हैं कोरिया से। तो आज हम वही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो नॉर्थ कोरियाज़ हिस्ट्री, जहाँ पे किम जोंग उन के बेटे किम जोंग टू, किम जोंग उन यही है, किम जोंग इल, सॉरी। तो किम जोंग इल कमान संभाले हुए नॉर्थ कोरिया की। तो स्टोरी यहाँ पे कहाँ से शुरू होती है? तो अभी हम बात करने वाले हैं 1910 से। याद रखना, जापान और चाइना ये दो ऐसे देश हैं जिनका कोरिया और पूरे कोरियन पेनिनसुला, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ द कोरियन पेनिनसुला, दिस इज़ द कोरियन पेनिनसुला, जो कि जापान के काफ़ी क्लोज है। अगर इसके आप दूसरी साइड में देखेंगे तो जापान लोकेटेड है, और जिससे जुड़ा हुआ है, जिसके मेनलैंड से जुड़ा हुआ है, डैट इज़ चाइना। तो चाइना और जापान से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है ये। इनके पॉलिटिकल और कल्चरल लिंक्स भी इन दो कंट्रीज़ के साथ हैं, और काफ़ी दिक्कतें भी इन्हीं दोनों कंट्रीज से आई हैं, स्पेशली जापान। जापान ने 1869 के बाद काफ़ी तगड़ी ग्रोथ की है, काफ़ी स्पीड से ग्रोथ की है, जिसकी वजह से उसके एम्बिशंस वैसे ही हो गए थे जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं। तो जापान ने काफ़ी कंट्रीज़ को ऑक्यूपाई किया है खुद के एम्बिशंस को फुलफ़िल करने के लिए। वर्ल्ड वॉर टू में जापानीज़ इंपीरियल एम्बिशन की वजह से ही उनके ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब भी गिराए गए और उनके घुटने टिकवाए गए। जापानीज़ एम्पायर की जब हम बात करते हैं, तो जापानीज़ एम्पायर की चपेट में आने वाले सबसे पहले एरियाज़ में से एक की बात करेंगे तो वो है कोरियन पेनिनसुला। उस टाइम पे कोई नॉर्थ साउथ का कंसेप्ट नहीं था। कोरियन पेनिनसुला एक यूनाइटेड टेरिटरी की तरह ही माना जाता था। ये नॉर्थ साउथ की बात जो है ये बहुत बाद में आई है। तो 1910 और इवन याद रखना 1800s में भी, व्हेन वी टॉक अबाउट इन 1800s, जापान का इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। जापान ने नंबर ऑफ टाइम्स कोरिया को ऑक्यूपाई किया है और वहाँ पे अपने हिसाब से, अपने तरीके से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का काम किया है। लेकिन जो शुरू होती है मेन स्टोरी, ये होती है 1910 से, जब जापान बहुत एग्रेसिव होता गया और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, जिसको हम फार ईस्ट भी याद कह देते हैं, चाइना और कोरिया वाला रीजन, इसको उसने बहुत स्पीड से ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि जापान में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और रिसोर्सेज उतने नहीं हैं जितने कि एक बहुत बड़े इंपीरियलिस्ट कंट्री को चाहिए होते हैं। सो ड्यू टू दैट वो काफ़ी रिसोर्सेज यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता था। लेकिन पॉजिटिव बात एक होती थी कि यहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया। तो जब जापानीज ऑक्यूपेशन की वजह से एंटी जापान सेंटिमेंट कोरिया में हमेशा से रहा है, जिसकी वजह से गुरिल्ला फाइटर्स या फिर और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन्होंने की हैं अगेंस्ट जापान। तो यहाँ पे जो एक लहर चलती है जापान के खिलाफ, जो यहाँ पे लोग मूवमेंट ज्वाइन करना शुरू करते हैं एंटी जापानीज इंपीरियलिज्म, वहाँ से स्टोरी शुरू होती है कोरिया की। स्पेशली जब हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, क्योंकि 1917 के बाद क्या हुआ था, 1917 में दुनिया की बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हुई थी, दैट इज़ द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन से रशिया को तो इम्पैक्ट हुआ ही था, लेकिन और भी बहुत जो इम्पोर्टेंट देश हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पे देखा गया है। और इवन चाइना में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका देखा जाएगा। और 1949 में जैसे ही चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सिविल वॉर को जीत जाएगी, तो कोरिया पे भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। तो 1910 के बाद जैसे हमने बात की कि जापानीज़ ऑक्यूपेशन थी यहाँ पे, तो एंटी जापानीज़ फोर्सेस और गुरिल्ला फोर्सेस डेवलप होनी शुरू की, जिन्होंने जापानीज़ के ऊपर काफ़ी अटैक किया और कोरिया को आज़ाद कराने की कोशिश की। अब इसी कोशिश में याद रखना, जो कोरियन पेनिनसुला के जस्ट साथ में जो
एडजेसेंट टेरिटरी है जो कि चाइना की टेरिटरी है, दैट इज़ मंचूरिया। मंचूरिया में भी काफ़ी टाइम तक जापानीज़ रूल रहा है, तो काफ़ी जो कोरियन है मंचूरिया भी चले जाते थे जापानीज़ के साथ फाइट करने या उनके साथ गुरिल्ला वॉरफेयर करने, जिसकी वजह से चाइना के साथ भी इनके जो लिंक्स हैं वो कहीं ना कहीं बने हुए थे। इसी दौरान वहाँ पे लीडर्स डेवलप होते हैं जो कि आज नॉर्थ कोरिया की कमान संभाले हुए हैं। जब हम बात करेंगे किम इल संग, जिनकी देख रेख में नॉर्थ कोरिया डेवलप हुआ है, नॉर्थ कोरिया एज ए कंट्री क्रिस्टलाइज हुआ है। लेकिन उससे पहले किम इल संग की स्टोरी के आने से पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी वर्ल्ड वॉर टू की, कि वर्ल्ड वॉर टू में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से कोरिया के ऊपर, जो कि इन्वॉल्व नहीं था इसमें, हालांकि जापानीज़ ऑक्यूपेशन ज़रूर थी कोरिया के ऊपर, लेकिन फिर भी कोरियंस तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो 1945 आते आते ये बात क्लियर हो जाती है कि जर्मनी हारने वाला है। जर्मनी पहले घुटने टेक देता है और बाद में अगस्त में एटॉमिक बॉम्ब्स जापान के ऊपर भी गिराए जाएंगे, जिससे वो भी घुटने टेक देगा। अब यहाँ पे एक सहमति होती है अलाइड पावर्स में। अलाइड पावर्स में याद रखना, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैलिन भी हैं और फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो भी हैं। इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप तो बनी हुई थी, लेकिन ये बहुत ही अनईजी अलायंस था। अनईजी अलायंस क्यों था? क्योंकि यूएसए रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ को और यूएसएसआर कर रहा है कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को। हालांकि नाजी जर्मनी के खिलाफ एकजुट हो तो गए थे, लेकिन ये बात तय थी कि 1945 के बाद क्या होने वाला है, जब भी लड़ाई ख़त्म होगी, क्योंकि 1945 में लड़ाई ख़त्म हुई वर्ल्ड वॉर टू, उसके बाद क्या होने वाला था, उसके बाद जो चीज़ होने वाली थी वो था इन दोनों के बीच में फिर से एक टग ऑफ वॉर, जिसको हम कोल्ड वॉर का नाम देते हैं। तो ये दोनों अलाइज थे तो एक ही साइड, लेकिन जब वॉर हो जाती है तो फिर से इनके बीच में एक कश्मकश शुरू हो जाती है। इसी कश्मकश में कोरिया काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगा, जिसके इफ़ेक्ट आज तक देखे जा रहे हैं। तो कोल्ड वॉर के दौरान 1945 में तय हुआ था कि जापान को हराने के लिए कोरिया वाली साइड में यूएसएसआर, अभी रशिया है पहले यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर इन्वेड करेगा। ये 1945 की बात है। सो 1945 में जैसे ही यूएसएसआर इन्वेड करता है, तो वैसे ही नॉर्थ कोरिया का काफ़ी इलाका इन्वेड कर लेता है, नॉर्थ कोरिया में काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस बना लेता है। दैट इज़ वाई जो नॉर्थ कोरिया है वो यूएसएसआर और चाइना के इन्फ्लुएंस में पहले भी रहा था और आज देखें तो आज भी रहा है। और 1945 की अगर हम बात करें तो 1945 के मिड में यूएसए ने जो प्रपोज किया यहाँ पे, दैट इज़ दी 38th पैरेलल लाइन, जो कि आज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर बना हुआ है, जिसको डीमिलिटराइज जोन भी कहते हैं, जहाँ पे डीमिलिटराइज जोन भी है। तो ये यूएसए ने वहाँ पे प्रपोज किया था 1945 के मिड में कि एटलीस्ट जो इसके साउथ वाला पोर्शन है, जहाँ पे सोल जो कि आज साउथ कोरिया की कैपिटल है, वो यूएसए के पास रहे, और प्योंगयांग जो कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है वो यूएसएसआर के पास रहे। तो यहाँ से 38th पैरेलल जो यूएसए ने यहाँ पे डिसाइड किया था, वो आज तक बाउंड्री बनी हुई है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से अमेरिका और यूएसएसआर की इंटरफेरेंस मान लीजिए, या फिर कोल्ड वॉर जो कि बाद में आएगा, वो सारी चीज़ें मान लीजिए, कोरिया कितनी बुरी तरह यहाँ से इफेक्ट होगा। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जैसी ना कोई टर्म्स थी, ना इन दोनों एरियाज़ के बीच में कोई लड़ाई थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये ऐसे दो कंट्रीज़ बने हैं जो कि अब एक दूसरे के लिटरली जानी दुश्मन है। इनकी जो नींव रखी जा रही थी वो रखी जा रही थी कॉन्फ्रेंसेस में, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान हो रही थी, और वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होने वाला था तब भी हो रही थी, कि भाई एक बार वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होगी, तो उसके बाद किस तरीके से सेटलमेंट किया जाएगा, जिसमें तेहरान कॉन्फ्रेंस जो कि 1943 में होती है और याल्टा कॉन्फ्रेंस जो कि 1945 में होती है, बहुत मेन रोल उसने प्ले किया है, जिसकी वजह से कोरिया के ऊपर जो इन्होंने डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो याद रखो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जो बड़े लीडर्स, एलाइड लीडर्स, यूएसए, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, ये जो डिसीजंस ले रहे हैं उस टाइम पे, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। जो देश बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, बिल्कुल उनका कोई मतलब नहीं था वर्ल्ड वॉर से, वो किस तरीके से बुरी तरह इफेक्ट हुए, यहाँ पे देख सकते हैं। कि जैसे आप आगे भी देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया किस तरीके से डिवाइड होते हुए यहाँ पे दिखेंगे।
तो यूएसए और यूएसएसआर की जो कश्मकश थी वो यहाँ पे खुल के सामने आएगी। ये स्टालिन है और हैरी ट्रूमन है, ये दो लीडर्स हैं जो कि यहाँ पे साउथ और नॉर्थ को रिस्पेक्टिवली सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से कोरियन भाइयों में ही एक फूट पड़ेगी और वो आज तक कहीं ना कहीं आपको दिखती है। ये हैरी ट्रूमन की बात करें तो वही हैं जिन्होंने सैंक्शन किया था जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराना, और जिनको गिराने के बाद इनको रत्ती भर भी रिग्रेट नहीं हुआ। ही इज़ दैट पर्सन। तो ही इज़ हैरी ट्रूमन, जो कि 1953 तक यूएस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अब जब यूएसएसआर, क्योंकि हम बात यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की कर रहे हैं, जब यूएसएसआर आता है नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि 1945 के दिसंबर में, याद रखना ये जो सारी स्टोरी ये जो नॉर्थ साउथ की शुरू हो रही है, जब डिवाइड होने का जो सिलसिला जब एकदम शुरू होने पे है, वो 1945 में हो रहा है, जब यूएसएसआर और यूएसए दोनों यहाँ पे कोरिया में एंटर कर जाएंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि जापान वहाँ से हार जाएगा, जापान को वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए एडमिनिस्टर जो करना था वो यूएसए और यूएसएसआर, इन दो कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। अब यहाँ पे नॉर्थ वाला एरिया किसके पास आ जाता है? यूएसएसआर। लेकिन साउथ में यहाँ पे यूएसए ने इंश्योर किया कि उनका एरिया हो, क्योंकि यूएसए यहाँ कभी नहीं चाहता था कि यूएसएसआर अपना कम्युनिज्म पूरे कोरियन पेनिनसुला में फैला दे। तो यूएसए के पास अपना एक पूरा एजेंडा है कि यूएसएसआर को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, स्पेशली उनकी जो कम्युनिस्ट थिंकिंग थी। तो इसलिए 38 पैरेलल लाइन उन्होंने दी थी, और दिसंबर 1945 में ये डिसाइड हुआ, यूएसएसआर और यूएसए ने दोनों ने डिसाइड किया मिलके, यूएन भी इसमें इन्वॉल्व था, कि कोरिया के ऊपर ट्रस्टीशिप रखी जाएगी। ट्रस्टीशिप मतलब कि जब तक कोरिया संभलता नहीं है, वहाँ इलेक्शंस नहीं होते, वहाँ पे लीडर्स नहीं आते, गवर्नमेंट नहीं बनती, तो यूएसए और यूएसएसआर अपने अपने एरियाज़ को रिस्पेक्टिवली एडमिनिस्टर करेंगे, उसको देखेंगे, गवर्न करेंगे। तो इसको हम ट्रस्टीशिप बोल सकते हैं, ट्रस्टीशिप। इसलिए 1947 में आप देखेंगे यूएन कमीशन भी बनेगा कोरिया के लिए, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो दोनों यहाँ पे अग्री हो जाते हैं, नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर को मिल जाता है और साउथ कोरिया मिल जाता है यूएसए को। और दोनों की जब इनकी वॉर हो जाएगी 53 के बाद, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भी आपको जाते हुए देखेंगे, लेकिन अभी वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। सो बात है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की, जहाँ पे यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस है। अब जब लड़ाई ख़त्म होती है, और इवन लड़ाई ख़त्म होने से पहले भी, जब जापान को, जब एंटी जापान मूवमेंट वहाँ पे चल रही थी, आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी, वैसे तो पूरे कोरिया में चल रही थी, लेकिन अभी नॉर्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस दिखेगा। तो वहाँ पे जो लोकल कमिटीज़ बनी हुई थी, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस में हम कह देते हैं कि कांग्रेस बनी हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टीज थी, ठीक है, और नेशनलिस्ट विंग्स थे, काफ़ी सारी पार्टीज है जिनका अपना अपना रोल है, रेवोल्यूशनरीज भी थे। कोरिया में जिन कमिटीज़, जिन हम कह सकते हैं जिन लोग की इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अगेंस्ट जापान और या फिर गवर्नेंस ऑफ कोरिया में, डैट इज़ दी पीपल्स कमिटीज़ ऑफ कोरिया। पूरे कोरिया में पीपल्स कमिटीज़ बनी हुई थी, जिनको पीपल्स कमिटी कहते हैं। वो साउथ में भी थी, नॉर्थ में भी थी, लेकिन नॉर्थ की जब बात आती है तो सोवियत यूनियन ने इन कमिटीज़ को पूरा अधिकार दिया कि आप जैसे अपना काम करना चाहते हो कर लो। और 1945 में ही क्या होगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर आएंगे कोरिया में वापस, जो कि कोरिया से बाहर थे। उनका नाम होगा किम इल संग। आज जो लीडर है नॉर्थ कोरिया के, किम जोंग इल, ये उनके दादाजी हैं। इन्होंने ही डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको हम नॉर्थ कोरिया कहते हैं या फिर डीपीआरके कहते हैं, इन्होंने एस्टेब्लिश किया, किम इल संग। अब किम इल संग की बात करें तो इनके फादर भी रेवोल्यूशनरी थे, मतलब वो एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, जापान के खिलाफ इंडिपेंडेंस की बात करते थे। ये वाले जेंटलमैन हैं, इनकी हम बाद में बात करेंगे। किम इल संग है यहाँ पे, वो भी इसी तरीके के थे। किम इल संग में एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ होगी कि जो इन्फ्लुएंस उनमें पाया जाएगा, वो पाया जाएगा कम्युनिस्ट आइडियाज़ का, क्योंकि चाइना के मंचूरिया एरिया में काफ़ी रहे हैं। इन्होंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर काफ़ी काम किया है अगेंस्ट दी जापानीज़ फोर्सेस, याद रखना। दैट इज़ वाई
बहुत यंग एज से ये कम्युनिज्म के साथ जुड़ गए थे, कम्युनिस्ट आइडियाज़ के साथ जुड़ गए थे। अब आपको यहाँ पे समझ में आना शुरू होगा कि किम इल संग जब पावर में आएंगे तो इनका नज़दीकी यूएसए से क्यों नहीं होगी और यूएसएसआर से क्यों होगी, क्योंकि ये खुद कम्युनिस्ट थे, कम्युनिज्म के साथ जुड़े हुए थे बहुत ही यंग एज से, 15 16 17 साल की उम्र भी नहीं थी इनकी। तो बहुत यंग जोशीले यंग मैन थे जब ये कम्युनिज्म के साथ जुड़े हुए थे और नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी बढ़ चढ़ के अपना पार्ट ले रहे थे। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, जो कि 1949 में पूरे मेनलैंड चाइना को जीत लेगी, उनके साथ भी इन्होंने मंचूरिया में मिलकर काम किया। मंचूरिया जो कि चाइना का ईस्टर्न पार्ट है बाय द वे। तो वहाँ पे इनको काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ, इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर भी किया, काफ़ी जापानीज़ के ऊपर अटैक भी किए, उनकी पोस्टों को उड़ाया भी। ये सारी हरकतें रेवोल्यूशनरीज वाली जो होती हैं, ये एक्टिविटीज़ को भी इन्होंने अंजाम दिया। तो काफ़ी बड़े लीडर और काफ़ी तगड़े रेवोल्यूशनरी भी बन गए थे जब भी सीसीपी के साथ काम कर रहे थे। लेकिन जब चाइनीज़ ने कोरियंस को निकालना शुरू किया कि हो सकता है जापानीज़ एजेंट्स हों, तो इनको भी वहाँ से जाना पड़ा। फिर बाद में ये रशिया चले गए 1940s में, 40s के अर्ली में। फिर रशिया में भी इनको कम्युनिस्ट ने ट्रेनिंग दी। तो इनका कम्युनिज्म के साथ जो पाला पड़ा वो चाइना में भी पड़ा और रशिया में भी पड़ा। तो मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और उससे पहले भी ये कोरिया में नहीं थे। किम इल संग जो कि बाद में नॉर्थ कोरिया बनाते हैं, ही वॉज नॉट इन कोरिया एट दैट टाइम। तो 1945 के एंड में इनको स्मगल किया जाता है या फिर लाया जाता है कोरिया में विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, और यहाँ पे चाइना भी उनकी हेल्प करेगा। तो डैट इज़ वाई कम्युनिज्म के साथ जो लिंक है वो बहुत स्ट्रांगली आपको नॉर्थ कोरिया के साथ दिखेगा। यूएसएसआर जो कि रशिया का पहला जो प्रीडिसेसर हम कह सकते हैं, कम्युनिस्ट यूएसएसआर के साथ मिल के काम करेंगे क्योंकि खुद कम्युनिस्ट थे। तो आज भी जो यूएसएसआर के साथ नज़दीकी है इनकी, वो यहाँ से लगाई जा सकती है, इनकी फैमिली की जो नज़दीकी है। ऐसा भी पाया गया आज के रशिया यूक्रेन वॉर जो आज हो रही है उसमें नॉर्थ कोरियंस भी रशियंस के बिहाफ पे लड़ रहे हैं, जो कि यूएसएसआर और नॉर्थ कोरिया की नज़दीकी यहाँ पे शो कर रहा है। तो दिस इज़ किम इल संग, जिनकी फैमिली आज भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो भगवान की तरह नॉर्थ कोरिया में, और जिनका इतना बड़ा कद है कि आप उनको गलती से भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज मौत की सज़ा भी आपको सुनाई जा सकती है। नाउ ही इज़ चू मैन सिक, द अदर लीडर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब नॉर्थ कोरिया में बड़ी ही एक अजीब सिचुएशन थी। जब वेस्टर्नाइजेशन या फिर जब वेस्टर्न पावर्स या फिर इवन जापान वहाँ पे इन्वेड कर रहे थे, तो वहाँ पे कोई वेस्टर्न आइडियाज़ का ज़्यादा प्रचार तो नहीं हुआ। वेस्टर्न आइडियाज़ वहाँ पे ज़्यादा नहीं फैले, ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं थी, साइंटिफिक ग्रोथ भी नहीं थी, ये सब नहीं था। लेकिन एक चीज़ थी जो कि वेस्टर्न एजेंट्स या पावर्स कर पा रही थी नॉर्थ कोरिया में, डैट इज़ प्रचार ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी नॉर्थ कोरिया के एरिया में काफ़ी फल फूल रही थी। तो ये एक क्रिश्चियन लीडर थे जो कि नॉर्थ कोरिया को यहाँ पे पूरे कोरिया को आज़ादी दिलवाना चाहते थे। लेकिन इनके जो आइडियाज़ हैं वो किम इल संग से मैच नहीं करते थे, यूएसएसआर की कम्युनिज्म के साथ उतने मैच नहीं करते थे। सो डैट इज़ वाई इनको बाद में हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया और इनकी इंपॉर्टेंस वहाँ से ख़त्म हो जाती है। चू मैन सिक। तो किम इल संग सबसे बड़ी पावर बन के उभरेंगे बाद में और डीपीआर के बनाने में सफल रहेंगे। तो ही इज़ द मेन पर्सनैलिटी जो कि हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ कोरिया में आपको याद होना चाहिए। अब इन्होंने बनाया क्या? पीपल्स कमिटीज़ की बात तो हमने कर ली, लेकिन कम्युनिस्ट ने कौन सा काम किया नॉर्थ कोरिया में जिससे कम्युनिज्म के पैर बहुत ज़्यादा फैले? डैट इज़ वहाँ पे पार्टीज़ बनी जिसका नाम है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। पहले नॉर्थ कोरिया था, 1949 में क्या होगा, दोनों मर्ज कर जाएंगी क्योंकि साउथ में तो डेमोक्रेसी आ जाएगी, लिबरल डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी कम्युनिज्म। सो वर्कर्स पार्टी ऑफ नॉर्थ कोरिया 1940s में बनती है, यू कैन सी दिस, और ये पार्टी ही वहाँ पे रूल करने का काम करेगी। एक और पार्टी भी थी जिसका नाम था न्यू पीपल्स पार्टी, वो भी एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, और 1946 में क्या हो जाएगा, दोनों पार्टीज मर्ज हो जाएंगी। और जो कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये नॉर्थ कोरिया में स्ट्रॉन्ग पर स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। और यूएसएसआर वहाँ पे ट्रस्टीशिप भी लेके बैठा हुआ है, एडमिनिस्टर भी कर रहा है। तो कम्युनिज्म और ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ का ग्रोथ है बहुत तगड़े से होगा। एंड व्हाट विल हैपन इन 1946? किम इल संग जब सारी कमान संभाल लेंगे तो यूएसएसआर की ही तर्ज पे क्या करना शुरू कर देंगे,
सारे कम्युनिज्म वाले जो रिफॉर्म्स है वो शुरू कर देंगे, चाहे वो रिफॉर्म्स लैंड रिफॉर्म्स हों, चाहे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, सारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना हो, चाहे लेबर रिफॉर्म्स हों, तो बहुत बड़े बड़े वहां पे रिफॉर्म्स किए गए कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के अंडर आके, क्योंकि यूएसएसआर वहाँ पे ऑलरेडी था, जैसे कि हमने बात की है। तो यही वर्कर्स पार्टी बाद में गवर्नमेंट बनाएगी किम इल संग की लीडरशिप के अंडर, जो कि लीडरशिप आज भी वहाँ पे चल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी यहाँ पे कौन सी होने वाली है? वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। अभी नॉर्थ कोरिया है, लेकिन बाद में नॉर्थ और साउथ जैसे मर्ज हो जाएंगे तो इट विल बिकम वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। सो WPK इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी, तब भी थी और आज भी नॉर्थ कोरिया में है, जो कि किम जोंग उन जो है उनके अंडर है। अब यहाँ पे अमेरिका को भी टेंशन हो जाती है कि नॉर्थ कोरिया पावरफुल होता जा रहा है, और याद रखना स्टालिन और चाइना दोनों ट्रेनिंग भी दे रहे हैं नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को, और उनको इक्विपमेंट्स भी दे रहे हैं, उनको वेपन्स भी दे रहे हैं, क्योंकि यूएसएसआर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक एरिया हो गया था इन्फ्लुएंस का, तो पूरी सपोर्ट उनको मिल रही है। और जबकि साउथ कोरिया है वो उतना स्टेबल नहीं हो पा रहा था, अमेरिका वहाँ पे ज़रूर आया हुआ था, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा था कि इनको रीयूनिफाई करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसकी वजह से यूएसए नहीं देना चाहता था साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को। ही वांटेड टू मेक श्योर कि नॉर्थ कोरिया के साथ कभी यूनिफाई ना हो जाए साउथ कोरिया, ताकि वो सारा ही कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाए। तो आप देखेंगे तो ये यूएसए वर्सेस यूएसएसआर ज़्यादा है रादर देन नॉर्थ वर्सेस साउथ, जो कि अब बन चुका है। तो कोल्ड वॉर, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, ये दो बहुत बड़े कारण आपको दिखेंगे जिसकी वजह से कोरिया में आज भी दिक्कतें हैं। डीमिलिटराइज जोन जैसी चीज़ें बनी हुई हैं और कोरिया के अंदर ही लाइन खिंची हुई है। तो यूएन टेम्पररी कमीशन बनता है कोरिया के ऊपर 1947 में, जिसका काम है यहाँ पे डिसाइड करना कि कैसे आज़ादी इनको देनी है, कैसे इलेक्शंस करवाने हैं, और ये जो थोड़े थोड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है किस तरीके से करनी है। तो यूएन टेम्पररी कमीशन जो है वो याद रखना 1947-48 में उसने सिर्फ साउथ कोरिया को रिकॉग्नाइज करना सही समझा और नॉर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इट रिकॉग्नाइज्ड ओनली द सदर्न पार्ट। और 1948 मई में क्या होगा? साउथ कोरिया में इलेक्शंस होंगे, जिसके बाद वहाँ पे सरकार भी बनेगी, सेंगमन री की सरकार बनेगी, जो कि साउथ कोरिया का भी डिस्कस करेंगे, तब बात करेंगे। लेकिन अगर बात होती है नॉर्थ कोरिया की, वहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, इस कमीशन को भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा और साउथ से नॉर्थ कोरिया अब अलग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूएसएसआर यूएस से ऐसा होना नहीं देना चाहते हैं। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड हो रही हैं। तो अब तलवारें वहाँ उसके बाद खिंच जाएंगी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बाद, क्योंकि साउथ के बड़े लीडर्स कम्युनिज्म को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। एक दो लीडर्स थे जो कि यूनिफाई करना चाह रहे थे, एक दो लीडर्स थे ऐसे जो कि करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे किम कू, एक दो नाम मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, किम कू ऐसे लीडर थे जो कि रीयूनिफाई करना चाह रहे थे, और इनकी रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत नॉर्थ में भी है। ऐसे साउथ कोरिया के ऐसे लीडर थे, जब हम किम कू की बात करते हैं। 1948 में क्या होगा? दोनों साउथ और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स को बुलाया जाएगा एक जगह, उनकी भी कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ से भी कुछ निकल के नहीं आएगा। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि यूएसए और यूएसएसआर अपना अपना जो साउथ और नॉर्थ है उसको रखने की कोशिश करें। लेकिन कोरियंस जो यहाँ पे कोरियन लीडर्स जो रीयूनिफाई करना चाहते थे कोरिया को, एक कोरिया आज़ाद कोरिया देखना चाहते थे, उनके सारे अटैम्प्ट्स यहाँ पे ख़राब होते हुए दिख रहे थे। तो यूएसएसआर जो कि नॉर्थ कोरिया में अपने प्रेजेंस बना चुके थे अंडर किम इल संग, और यूएसएसआर का पूरा प्रेशर था कि वो अमेरिकन प्रेशर जो कि साउथ कोरिया के ऊपर है उसके अंडर ना झुकें। ड्यू टू यूएसएसआर प्रेशर ऑन नॉर्थ कोरिया, इलेक्शंस नॉर्थ कोरिया में नहीं होते हैं, किम इल संग वहाँ पे बॉयकॉट कर देते हैं, लेकिन साउथ में इलेक्शंस होते हैं, साउथ को वो रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं। लेकिन अब नॉर्थ और साउथ के बीच में चीज़ें बड़ी पेचीदा हो जाएंगी, और 1950 आते आते किम इल संग सोचेंगे कि मैं पूरा यूनिफाई कर लेता हूँ कोरिया को, जो थोड़े बहुत यूएस सपोर्टर्स हैं साउथ को उनको हरा के,
पूरा कोरिया ही मैं अपने अंडर कर लेता हूँ, क्योंकि स्टालिन और चाइना की सपोर्ट थी। और याद रखना 1949 में क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इन 1949। 1949 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि आज भी रूलिंग पार्टी है, वो सिविल वॉर जीत जाएंगी मिलने चाइना में, तो चाइना भी सपोर्टर आ गया। तो चाइना रशिया दोनों से, यूएसएसआर दोनों सपोर्टर्स थे, जो कि इनको ट्रेनिंग, वेपन, सब पैसा सब दे रहे थे। और जिसकी हेल्प से 1950 में क्या होगा, किम इल संग यहाँ पे इन्वेड कर देंगे साउथ कोरिया को, हमला कर देंगे साउथ कोरिया पे। स्टालिन नहीं चाहते थे हमला करना, वो चाहते थे कि यूएसए के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आना है। लेकिन जब चाइना बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं उनको माओ जेडोंग के अंदर, तो नॉर्थ कोरिया हमला कर देता है साउथ पे, और साउथ के काफ़ी एरियाज़ को जीत भी लेता है, जिससे स्टार्ट हो जाती है द कोरियन वॉर 1950 टू 53। तो जिसमें स्टालिन और माओ जेडोंग का बहुत बड़ा रोल है। तो जब नॉर्थ कोरिया साउथ को इन्वेड करता है, तो साउथ काफ़ी पीछे पुश हो जाता है। उसके बाद आती हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जब आएंगी, तो साउथ कोरिया के साथ मिलके नॉर्थ कोरिया वालों को पीछे धकेलना शुरू कर देंगी, और वो नॉर्थ कोरिया में भी घुसकर काफ़ी इनको पीछे धकेल देती हैं। तो पहले नॉर्थ कोरिया हावी पड़ता है यहाँ पे वॉर में, उसके बाद साउथ पड़ता है। लेकिन इसमें होगा क्या बाद में, माओ जेडोंग जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड थे यहाँ पे साउथ कोरिया को कैप्चर करने में और यूएसए के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने में, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में, तो उन्होंने चाइनीज़ सेना यहाँ पे भेज दी। जब लगा कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स पीछे आते हुए दिख रहे हैं, उन बैकफुट पे आते हुए दिख रहे हैं, तो क्या किया उन्होंने, चाइना ने नॉर्थ कोरिया में अपनी आर्मी भी इंक्लूड करवा ली। चाइना ने भी वहाँ से हमला कर दिया, जिसकी वजह से साउथ कोरिया की आर्मी फिर से पीछे पुश हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे यूएस की हेल्प आएगी, और समहाउ साउथ वाले अपना साउथ कोरिया को बचा पाएंगे। समहाउ दे वुड बी एबल टू सेव देयर साउथ कोरिया। और उसके बाद 38th पैरेलल लाइन को फाइनली तय कर दिया जाएगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बाउंड्री। वहाँ पे डीमिलिटराइज जोन भी बनाया जाएगा, और 1953 में जब वॉर ख़त्म होगी, तो वहाँ पे एक संधि भी की जाएगी। यू कैन सी दिस इज द डी मिलिट्री डिमार्केशन लाइन, डीमिलिटराइज जोन है। ये 2-2.5 मील चौड़ा ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे कोई इंसान यहाँ पे नहीं होता है, कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो सकती है, ताकि शांति बनी रह सके दो देशों के बीच में। ठीक है, सोल ज़्यादा दूर नहीं है अगर आप इससे देखोगे साउथ कोरिया का, जबकि प्योंगयांग वहाँ से काफ़ी दूर है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिवाइड हुआ, जबकि इसमें रोल यूएसए यूएसएसआर है और उनकी कोल्ड वॉर का ज़्यादा दिख रहा है। नॉर्थ साउथ में कोई भी डिवाइड नहीं था जो कि आज डिवाइड बना हुआ है, और जो कि बहुत डीप डिवाइड बन चुका है। देयर वॉज नो सच डिवाइड। और जब 1953 में संधि होगी, तो याद रखना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसमें यूएन, यूएस और नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे चाइनीज़ भी संधि करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ भी वहाँ पे फाइट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, और साउथ की साइड से यूएन, और यहाँ पे यूएस होगा बेसिकली। यूएन मीन्स कि यूएस का सपोर्ट ज़्यादा है। साउथ कोरिया यहाँ पे साइन नहीं करेगा, साउथ कोरिया का इन्वॉल्वमेंट वहाँ बिल्कुल नहीं है। लड़ाई नॉर्थ और साउथ की हो रही है, लेकिन उसके बावजूद साउथ कोरिया इस संधि को साइन नहीं कर रहा है। साउथ कोरिया का स्टेक उतना नहीं है। बाय द वे, साउथ कोरिया ज़्यादा स्टेबल भी नहीं था उस टाइम पे। 1970 तक साउथ कोरिया की हालत अच्छी नहीं थी, उसके बाद इसने रैपिड ग्रोथ शुरू की और नॉर्थ कोरिया नीचे आया। शुरुआत में नॉर्थ कोरिया का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर था साउथ कोरिया से। तो चीज़ें काफ़ी स्पीड से बदली हैं, और इस तरीके से कोरिया जो कि कभी डिवाइडेड नहीं था, उसको डिवाइड कर दिया गया। इसमें भी कोल्ड वॉर, वेस्टर्न पावर्स, इंपीरियलिस्टिक पावर्स, ग्रीड, लालच, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स ने मिलकर कोरिया को डिवाइड करने का काम किया, जिसके इफेक्ट कोरिया आज भी झेल रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों में जो थोड़ी बहुत झड़पें हैं वो आज भी होती रहती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ कोरिया, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से दो कोरियाज डिवाइड हुए, किस तरीके से कम्युनिज्म यहाँ पे नॉर्थ में है, किम इल संग किस तरीके से पावर में आते हैं।
सो अगले हिस्टोरिकल एनालिसिस सेक्शन के लिए हम फिर से हाजिर होंगे, जहाँ पे और चीज़ों की हम बात करेंगे। तो चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।